डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो हर वक्त इलेक्शन के कामों में अपना योगदान देते आ रहा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट हो, हमेशा सबकी लीडरशिप में हमने ये काम किया है। और उसी का अगला पहलू जो है वो SIR, और इसके इन चीजों की प्रोसीजर हमको बहुत बेहतर तरीके से समझाने के लिए आज जो हमारे पास में चीफ गेस्ट आए हैं मिस्टर मोहम्मद नईम साहब, उनका इंट्रोडक्शन भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे स्टूडेंट अक्षर शाह को बुलाता हूँ। नागपुर अक्षर शाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे प्रिंसिपल सर से कि वो हमारे राष्ट्रीय मिस्टर मोहम्मद नईम साहब का इस्तेमाल करें। थैंक यू सर। एक जो हमारे आज के चीफ गेस्ट है उनका इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा। जनाब मोहम्मद नईम साहब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं। वो एक स्पेशल इंडियन रिवीजन के ट्रेनर के तौर पे पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं और पिछले 6 महीनों में उन्होंने 10 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं। SIR का वो ट्रेनिंग देते हैं जिसमें नासिक, नदिया, मालेगांव, बदलापुर, उस्मानाबाद, जालना और मीर। और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने ये भी मुझे बताया कि जो ऐसे स्टेट है इंडिया के कि जहाँ पे ऑलरेडी SIR हो चुका है, वहाँ के कई लोगों के साथ में भी वो कनेक्टेड है और वहाँ से उनकी जो जानकारी है उसकी लेन देन भी चलती है, उनके एडवाइस भी लिए जाते हैं और काफी डीप स्टडी है सबकी। तो हम जोरदार तालियों से सबका वेलकम करना चाहेंगे कि आज हमारे इसके ऊपर मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं बनाना चाहूँगा मोहम्मद नईम साहब को कि वो आए और SIR के बारे में डिटेल में हमको बताएं। मोहम्मद नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। SIR ये लफ्ज हमने पहली मर्तबा कुछ तकरीबन 6 महीने पहले सुना होगा, उससे पहले ये लफ्ज हमने कभी नहीं सुना था। SIR एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू।
इसका मराठी ट्रांसलेशन करेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण। इसलिए कि हम महाराष्ट्र में हैं, मराठी लैंग्वेज हमारी स्टेट की लैंग्वेज है। इसके लिए हमारा जो प्रोग्राम होगा SIR का वो मराठी में होगा, ऐसा हमें गुमान है। तो इसके लिए उसका जो नाम है विशेष गहन पुनरीक्षण, उसे उर्दू में कहेंगे खुसूसी जायजा। किस चीज का खुसूसी जायजा? ये इलेक्शन से रिलेटेड है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे मतदार यादी का खुसूसी जायजा लेना चाहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह कानूनी हक कैसे दिया है? तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 आर्टिकल 3 to 4, इसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह हक हासिल है कि वो जरूरत पड़ने पर स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू ले सकता है। इसकी जरूरत क्यों पेश आई, ये कब से किया जा रहा है, इसके ऊपर गौर करते हैं। मतदार यादी का काम ये 1952 से शुरू हुआ। उससे पहले हमारा देश जब अंग्रेजों की गुलामी में थे तो उस वक्त में पहले भी इलेक्शन हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त वोट देने का हक कुछ अमीर लोगों को और कुछ तालीम याफ्ता लोगों को हासिल था। आजादी के बाद इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हमारा देश आजाद हो गया और पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये दुनिया के नक्शे पर नए देश बनकर उभरे। आजादी के बाद जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ तो एक अंतरिम गवर्नमेंट यानी जो टेम्पररी एक गवर्नमेंट फॉर्म की गई, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ मंत्रिमंडल, जिन्होंने ये तय किया कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा। यहाँ की जनता जो है वो वोट डालेगी और अपने नुमाइंदों को चुनकर राज्यसभा और जो हमारी जो विधानसभा वगैरह है उसमें चुनकर भेजेगी। और इस तरह से सबसे पहले 1949 से ये मतदार यादी बनाने का काम शुरू हुआ। 1952 तक मतदार यादी बनाने का काम चलता रहा और पहली मर्तबा आजाद हिंदुस्तान में जो इलेक्शन हुए वो 1952 में हुए। उस वक्त में जो मतदार यादियां बनाई गई उसमें ये देखा गया कि पूरी तरह से लोगों के नाम उसमें शामिल नहीं थे, कुछ लोगों के नाम छूट गए थे और कुछ कमियां उसमें नजर आई। इस तरह से और फिर जो नए जो मतदार थे वो उनको शामिल करने के लिए ये प्रोसीजर 1952 से चलता रहा। मतदार देने का हक जो है वो उस वक्त में उसकी उम्र की मियाद थी 21 साल। 21 साल का जो शख्स है और जो हिंदुस्तान का शहरी है वही वोट दे सकता था। राजीव गांधी के गवर्नमेंट के जमाने में एक अमेंडमेंट हुआ और वो उम्र घटाकर 18 साल कर दी गई। तो इस तरह से जो है तो हम देखेंगे कि जो मतदार यादियां जो हमने 1952 में जो हुआ था उसके बाद हर जब भी इलेक्शन आता उसके बाद एक समरी रिवीजन होता रहा। इसमें खास जायजा लेने की जरूरत कब पेश आई कि जब कुछ स्टेट टूट कर नए स्टेट वजूद में आए, जैसे यूपी टूटा और यूपी से टूट कर एक नया स्टेट आया उत्तराखंड, या मध्य प्रदेश टूट कर छत्तीसगढ़ बना, पंजाब टूट कर हरियाणा बना। इस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई और ये डेमोग्राफी चेंज होने की वजह से जो है मतदार यादियां बदलती गई। फिर उसके बाद यह हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ वगैरह से मजदूरों का पलायन हुआ। तो बहुत बड़े पैमाने पर कई लाखों की तादाद में जो है मजदूर काम की तलाश में यूपी, बिहार वगैरह से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक वगैरह में आए। अब
और जिस वक्त ये मजदूर इधर आए तो उनका नाम उनके स्टेट में भी बाकी था, और जब वो हमारे स्टेट में आ गए तो यहाँ भी उनका नाम उन्होंने फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। इस तरह से इलेक्शन की जो मतदार यादी थी वहां पे भी उनके नाम थे, यहाँ पे भी उनके नाम आ गए। फिर ये हुआ कि जिनकी डेथ हो जाती उनके नाम मतदार यादी से डिलीट नहीं किए गए, तो वो नाम भी यादी में रहे। इसके लिए इसकी सफाई के लिए इंटेंशन रिव्यू जो है किया जाता है। दूसरा ये होता है कि जब हमारी लड़कियां शादी होकर किसी दूसरे शहर में जाती हैं तो ये होता है कि उनका हमारा जो वोटिंग है वो हमारे घर पर भी रहता है, ससुराल जाती है तो वहाँ एक नया उनका इलेक्शन कार्ड बन जाता है। फिर उसी तरह से हमारी बहुओं को जब हम लाते हैं तो वो हमारी बहुएं जो है वो अपने जो उनका जो मायका होता है वहाँ का उनका इलेक्शन कार्ड होता है, और वो जब यहाँ पर जब आते हैं तो उनको फिर अपने ससुराल में भी एक नया जो है मतदान कार्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीजें थी जिनके लिए हमेशा से समरी रिवीजन किया गया, और लेकिन एक बड़े पैमाने पर यही मुहिम की गई सन 2002, 2003, 2004 और 2005 मुख्तलिफ स्टेट में अलग अलग वक्त में ये 2002, 3, 4, 5 में ये इस तरह से इंटेंसिव रिवीजन किया गया। ये तकरीबन 23 साल के बाद अभी जो है ये इंटेंशन रिव्यू किया जा रहा है। सबसे पहले कुछ तकरीबन 6 से 7 महीने पहले बिहार में हुआ, और उसी वक्त हमको ये नाम SIR का पता चला। बिहार के इंटेंसिव रिवीजन होने के बाद फिर कुल 12 स्टेट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया, जो अभी उसका सिलसिला जारी है। कुछ स्टेट में उसके ड्राफ्ट रूल आ गए, उसके फाइनल रूल आ गए, लेकिन अभी कुछ स्टेट में अभी भी फाइनल रूल आना बाकी है। अभी कुछ दिन पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत 22 स्टेट में अभी जो है अप्रैल से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाना है। तो इसके लिए हमको वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारी करना है। तो ये जो हमारा जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने जा रहा है उसके लिए हमें करना क्या है। अभी हमने SIR का एक थोड़ा सा खुसूसी जायजा ले लिया, उसका तारुफ हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इस मुहिम के तहत हमें एक फॉर्म दिया जाएगा जो सामने आपको नजर आ रहा है, वैसा एक फॉर्म रहेगा। वो फॉर्म 2 कॉपी में BLO आपका क्लास लेकर आएगा। ये फॉर्म आपको BLO जब लेकर आएगा तो आपको ये फॉर्म भरना है, और एक कॉपी BLO को देना है, एक कॉपी आपके पास रखना है। तो ये फॉर्म जो है उसका आप देखेंगे, इसको मराठी में बोलते हैं गणना प्रपत्र। ये 2 कॉपी में हमको BLO को भरकर देना है। BLO हमारे घर पर आएगा, 2 कॉपी हर एक के इस फॉर्म की रहेगी, कुछ चीजें उसमें प्री प्रिंटेड रहेगी और बाकी की बातें हमको भर कर देना है। इसका तरीका ये होगा कि जब BLO आएगा तो हमारे घर पर 1 से 3 मरतबा चक्कर मारेगा। पहली मरतबा आएगा, अगर आप लोग घर पर नहीं मिलते हैं तो एक नोटिस आपके घर पर छिपकर चला जाएगा, और उसमें वो आपका नाम, आपका जो पूरी जो डिटेल है वो लिखी हुई रहेगी, और BLO का नाम, मोबाइल नंबर उसमें लिखा हुआ होगा, और वो नोटिस लगा कर जाएगा कि मैं आपके घर पर आया था एनुमरेशन फॉर्म देने के लिए, लेकिन जो है आप घर पर मौजूद नहीं थे, इसके लिए मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर वो दिया हुआ है, नोटिस में रहेगा, और आपको उससे यानी कांटेक्ट करना है। इस तरह से वो 3 मरतबा आपके घर पर चक्कर काटेगा, और 3 मरतबा के बाद फिर वो SDM ERO जो होता है, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO को नोटिस कर देगा कि मैं 3 मरतबा फलां शख्स के घर पर गया और ये मुझे वहां पर नहीं मिले। आसपास दरियाफ्त करने के बाद अगर कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ से कहीं शिफ्ट हो गए तो हमारा नाम
शिफ्टेड में आ जाएगा। और अगर आसपास के लोगों ने ये बताया कि नहीं हमें कुछ नहीं पता है, तो फिर हमें फिर वो लापता मिसिंग में डाल देगा कि भाई इनका कोई अता पता नहीं चला है। तो इस तरह से तो हमें ये खास ख्याल रखना है कि जब भी ये बीएलओ हमारी बस्तियों में आए तो उस वक्त अच्छे से ख्याल रखें, हमारे आसपास के लोगों को भी बताते रहें। अगर कहीं कोई काम के जरिए में किसी वजह से बाहर गए हैं तो उनको इत्तला कर दें ताकि ब्यूरो आए तो वो इनोवेशन फॉर्म ले और वो इनोवेशन फॉर्म भरकर ब्यूरो को दे। तो ये हुआ कि वो ब्यूरो जब हमारे को फॉर्म दे देगा तो हम जो भरना कैसे है उसके ऊपर आते हैं। क्या ब्यूरो में आए फॉर्म दे दिया, वो जो फॉर्म देख रहे हैं आप, उसमें आप साफ साफ देखते हैं कि 4 टेबल आपको नजर आ रहे होंगे। पहला टेबल जो येलो नजर आ रहा है, दूसरा ब्लू, तीसरा ग्रीन और एक गुलाबी जैसा, इस तरह से 4 टेबल, उसमें कोई नंबर दिए हुए नजर आ रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 और नीचे 5 और 6। इसमें से 4 टेबल है जिसके बारे में हमको मालूमात करना है। ये जो इनोवेशन फॉर्म है उसका पहला टेबल हम अभी उसके बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। पहला टेबल पे आपका नाम लिखा होगा, आपका एपिक नंबर लिखा होगा, आपका पता लिखा हुआ होगा। ये हर मतदार का अलग अलग प्री प्रिंटेड फॉर्म में लिखा हुआ आपको मिलेगा। दूसरे टेबल पर आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर लिखा होगा, आपका पार्ट नंबर लिखा होगा, आपका सीरियल नंबर लिखा होगा और आपका स्टेट लिखा हुआ होगा। ये सारी चीजें प्री प्रिंटेड रहेगी, बहुत ज्यादा इसमें हमको कुछ नहीं याद रखनी है और करने की कोई बात है नहीं। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे कि वहां पर आपको एक क्यूआर कोड नजर आ रहा है। अब ये बहुत अहम है क्यूआर कोड। ये जो क्यूआर कोड है आपके मोबाइल में जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सब एक तो ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे, ECI नेट या वोटर हेल्पलाइन ऐप। ये वाले ऐप को जितने भी यहाँ मौजूद है सब अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, इसकी बहुत अहम जरूरत है। अब इसकी वजह बताता हूँ कि क्यों ये हमें डाउनलोड करना चाहिए, इसका काम क्या है। तो जिस वक्त ये क्यूआर कोड है वो ऐप के जरिए से जब आप उसको स्कैन करेंगे तो आपका पर्सनल स्टेटस उसमें नजर आएगा। अब होता ये है कि कुछ तजुर्बे की बुनियाद पर हमने ये देखा कि स्कैन करने के बाद वहाँ पर फोटो, नाम सब किसी और का नजर आ रहा था, लेकिन स्कैन करने के बाद पता चला कि वहाँ पर नाम किसी और का निकला। तो इस तरह से यानी हमारे साथ कोई धोखा ना हो जाए, इसके लिए जैसे ही जो बीएलओ हमारे पास ये इनोवेशन फॉर्म लेकर आएगा तो हमको वो क्यूआर कोड को स्कैन कर ये देख लेना है कि स्कैन करने के बाद भी हमारी ही मालूमात उसमें नजर आ रही है। पर्सनल स्टेटस हमारा वहाँ पर जब आ जाएगा तो हमें इत्मीनान हो जाएगा कि ठीक है ये जो फॉर्म हम भर के दे रहे हैं वो हमारा अपना ही फॉर्म है। उसके बाद जो उसके बाजू देख रहे हैं आप एक फोटो नजर आ रही है आपको, हर मतदार की अपनी अपनी फोटो, जो अभी आपका इलेक्शन कार्ड आपका जो होगा वो उसमें जो आपकी फोटो है, पुरानी फोटो मतलब अभी जो आपकी इलेक्शन कार्ड है उसकी फोटो प्रिंटेड आपको हर एक को अपनी अपनी फोटो उसमें मिलेगी। सबसे आखिरी में टेबल नंबर 1 के ऊपर काम ये करना है अब कि वहां पर एक फोटो आपको एक चस्पा करना है, 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर की फोटो। गौर से इस बात को अच्छे से सुनिए कि यह फोटो व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैकग्राउंड व्हाइट नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर मान लीजिए कि व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है और अगर आपका फॉर्म अगर उसमें अगर जो मैपिंग की जाएगी उसमें अगर वो डिटेक्ट नहीं हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट होने का इम्कान है। इसके लिए जरूरी है कि आप जो है वो फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में सब अपने अपने फोटो को निकाल कर रखेंगे। ये व्हाइट बैकग्राउंड वाला जो फोटो है वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि जब ये जब आएगा और आपको जब देखेगा तो आपकी अभी की शक्ल उस फोटो से मिलती जुलती नजर आना चाहिए। बहुत सारे तजुर्बे
की बुनियाद पर यह देखा गया कि 20-20 साल हो गए हैं, लोगों के जो है इलेक्शन कार्ड अपडेट नहीं है, फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर फोटो भी है तो बहुत पुरानी 20 साल 25 साल पहले की फोटोज हैं। तो वो ऐसे जो फॉर्म रहेंगे जो रिजेक्ट होने के मुकानात है। इसके लिए टेबल नंबर 1 सिर्फ आपको वहां पर एक फोटो चस्पा करना है, व्हाइट बैकग्राउंड 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर का। और जो है उसके दूसरा या खास बात यह है कि जो स्कार्फ पहने हुए हैं, सब देख रहे हैं आप सामने, तो ये फोटो जब निकालते वक्त ये करेंगे आप कि अपने कानों को खुला कर लेंगे। पासपोर्ट वगैरह बनाते वक्त आपने देखा होगा कि वो जब पासपोर्ट के लिए जब फोटो बनाते हैं तो वो कान खुले करके लगाते हैं ना, तो इसीलिए आपको जो है वो खुले कान करके फोटो निकालना है और चश्मा नहीं होना चाहिए। इस तरह का एक जो है फोटो वापस चश्मा कर देंगे। तो ये जो आपने देखा टेबल नंबर 1 की मालूमात बहुत सिंपल है कि इसमें कुछ करना नहीं है, फोटो चस्पा करना है और जो QR कोड है उससे अपने फॉर्म को चेक कर लेना है। जब ब्यूरो आएगा उस वक्त में एक एहतियातन ये करना है कि वो फॉर्म 2 कॉपी में लाएगा, लेकिन उसकी दो कॉपियां एक्स्ट्रा आपको जेरॉक्स कर लेना है, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त अगर गलती हो रही है किसी वजह से तो दोबारा वो ब्यूरो आपको फॉर्म देगा नहीं। वो फॉर्म इसलिए स्पेशल है कि उसमें आपका QR कोड और आपकी फोटो जो है तो वो सारी चीजें आपकी पर्सनल मालूमात आपको कहीं मिलेगी नहीं। इसके लिए सबसे पहला काम ये करना है कि उसके जो है आपको 2 जेरॉक्स एक्स्ट्रा निकाल के रख देना है। पहले वो एक्स्ट्रा निकाले हुए जो जेरॉक्स कॉपी है उस पर फॉर्म भरने की प्रैक्टिस करना है। जब अच्छे से वो फॉर्म आप भर लेंगे, जब आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने ये बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म भरा है, उसके बाद फिर जो ओरिजिनल जो ब्यूरो फॉर्म रहेगा फिर वो वाला फॉर्म आपको भरना है। तो हमने टेबल नंबर 1 देखा, अभी चलते हैं टेबल नंबर 2 की जानिब। ब्लू रंग में जो टेबल नजर आ रहा है, ये वाले टेबल में आपको अपना जो अभी का जो स्टेटस है, करंट स्टेटस 2025-26 का जो स्टेटस है, इसके मानी ये होगी कि अभी का आपका जो इलेक्शन कार्ड है जिसको आपने अच्छी तरह से अपडेट कर लिया है, जिसमें आपका फोटो अपडेट है, नाम आपकी सारी दुरुस्तियां वगैरह करके, हमने ये देखा हमारे नामों में काफी दुरुस्तियां हैं। पहले हम नाम को शॉर्ट में रखते हैं, फिर फुल कर लेते हैं, कुछ सरनेम वगैरह बदल लेते हैं। तो इस तरह से सारी दुरुस्तियों के बाद आज जो हमारा जो आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड का जो नाम था तो वो एक तरह से जो सही किया हुआ नाम है, तो वो सारी चीजें वो वाली मालूमात। और बहुत सारे हमने ये भी देखा है कि इलेक्शन कार्ड में जन्म की तारीख कुछ और है और आधार कार्ड में या जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट है उसमें जन्म की तारीख कुछ और है। तो सबसे पहले अभी आज ही घर जाने के बाद आप सबको ये तलाश करना है कि आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, स्कूल की TC या अगर पासपोर्ट वगैरह बना के है आपने, तो ये सारी चीजों को जाकर चेक करना है कि इसके अंदर आपके जो नाम, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक, तो ये सारी चीजें सब दुरुस्त होने के बाद जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट है वही वाला नाम आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए, वही वाला नाम आपके इलेक्शन कार्ड पे होना चाहिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब में आपका नाम बगैर स्पेलिंग मिस्टेक के एक जैसा होना चाहिए। नंबर 2 जन्म की तारीख, वो सब डॉक्यूमेंट में एक जैसी होना चाहिए। नंबर 3 जो है एड्रेस, घर का जो पता, यही 3 चीजें मेन है जो आपको इसमें पूछी जानी है कि आपका जो है एड्रेस, आपकी जन्म की तारीख और आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है उसके मुताबिक इसको आप चेक करके रख लेंगे। अगर इसमें कोई गलतियां आपको नजर आ रही है तो इसको सबसे पहले बेस आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक आप सबसे पहले आपका आधार कार्ड बनाएंगे। आधार कार्ड बनाने के बाद फिर इलेक्शन कार्ड वगैरह में दुरुस्तियां आसानी से हो जाती है।
अब कुछ ये है कि नाम हमने कुछ ऐसा रखा है, सरनेम वगैरह चेंज कर लिया है, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि वो गैजेट वगैरह अगर बना लिया तो फिर उसके वजह से फिर वो दुरुस्तियां हो जाती है। लड़कियों के लिए, खासकर औरतों के लिए एक मसला पेश आता है कि जब वो अपने मायके में होती है तो उनके नाम के साथ उनके जो है माँ बाप का नाम लगा होता है, बाप का नाम लगा होता है, शादी हो जाती है जब शौहर का नाम आ जाता है, तो उसके लिए फिर ये पूछा जाता है कि भाई आपका मैरिज सर्टिफिकेट है क्या। तो यहाँ पर मौजूद जितने भी हैं वो अपने अपने मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करें। ये बहुत अहम है, मैरिज सर्टिफिकेट बना देना वक्त की जरूरत है, या आपसे वक्तन फवक्तन ये सारी बातें पूछी जाना है। तो इसके लिए हर एक को ये कोशिश करना है कि अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना ले। फॉर्म की तरफ आते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी पहली लाइन आप देखेंगे, उसमें डेट ऑफ बर्थ का एक लाइन नजर आ रही है। बस नंबर 2 पहली लाइन में डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में जरूरी है उसका जो तरीका है वो डे, मंथ और ईयर। तो इसमें दिन, महीना और साल। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे इलेक्शन कार्ड या आधार कार्ड में इस तरह से पूरी तारीख लिखी हुई नहीं है। वहां पर यह है कि सिर्फ लिखा हुआ है 35 ईयर्स, 35 वर्ष, 40 वर्ष, इस तरह से लिखा हुआ आप देखेंगे। आधार कार्ड में भी नजर आएगा आपको और इलेक्शन कार्ड में भी नजर आएगा। तो वो जो जानकारी जिसका आप देख रहे हैं तो उसको आपको पूरी तारीख होना चाहिए लिखी हुई इलेक्शन कार्ड पर, आधार कार्ड पर और दीगर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है। तो सबसे पहले आप भरेंगे डेट ऑफ बर्थ। नंबर 2 के ऊपर आप देखेंगे आधार नंबर। अब आधार नंबर कोई किसी का बदलता नहीं है, सबका बचपन में एक मरतबा जो आधार कार्ड बना लिया तो वो आखिर तक वही नंबर है। मतलब अच्छे से देखकर आपको आधार कार्ड का नंबर उसमें भर देना है। तीसरी लाइन है मोबाइल नंबर। वहां पर आपको मोबाइल नंबर देना है, एक ऐसा नंबर देना है कि अगर इलेक्शन कमीशन के जानिब से मतलब जो बीएलओ है या ईआरओ है वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, कोई आपको नोटिस देना है या आपसे कोई मालूमात हासिल करना है, तो वो फोन के जरिए अगर आपको पूछना चाहे तो आपका वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे घर की लड़कियां हैं, औरतें हैं, बहुएं हैं, क्या हम उनका मोबाइल नंबर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उनका ही देना जरूरी है क्या? तो उसमें यह है कि आप घर के किसी एक बड़े शख्स का मोबाइल नंबर दे सकते हैं। वो आपका भाई हो सकता है, आपके वालिद हो सकते हैं, कोई घर के बड़े का मोबाइल नंबर ही आप उसमें दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका पर्सनल मोबाइल नंबर ही हो। तो इस तरह से 3 लाइन आपने देख ली है। चौथी नंबर की लाइन में आप देखेंगे वालिद का नाम। ये वालिद का नाम, फादर्स नेम भरते वक्त में आपको जो है उनके जो आधार कार्ड है, उनका जो इलेक्शन कार्ड है या उनके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट वगैरह, उसका जो नाम है उनका, उससे मिलता जुलता नाम वही नाम होना चाहिए। कहीं तजाद नहीं नजर आना चाहिए कि हम उनके डॉक्यूमेंट में जो बाप का नाम कुछ और है और हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ और है। तो इस तरह से बाप के नाम में कोई तजाद नहीं होना चाहिए। तो वहां पर आप बाप का नाम भरेंगे, उसके बाद उनका एपिक नंबर। अब यहाँ पर एक खास यानी याद रखने वाली बात है कि ये जो एपिक नंबर है ये आपको 2025-26 का या उससे पहले जो आपका जो एपिक नंबर था, एपिक नंबर के मालूम है आपको समझा दूं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर आइडेंटिटी कार्ड, उसे कहते हैं एपिक, जिसे हम वोटर कार्ड कहते हैं, मतदान कार्ड कहते हैं। उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटर आइडेंटिटी कार्ड, एपिक नंबर। वो हमारे वालिद का 2 नंबर के उसमें जो अभी जो करंट आपका जो होगा वो वाला जो है इलेक्शन कार्ड जो है वो आपको उसका नंबर उसमें डालना है। अब उसमें ये होता है कि मान लीजिए कि किसी के वालिद का इंतकाल हो गया है और आज हयात नहीं है, तब भी उनका कोई ना कोई इलेक्शन कार्ड घर में मौजूद रहता है। तो आज से 5 साल पहले वाला, 7 साल पहले वाला, जब कभी वो हयात थे उस वक्त जो उनका इलेक्शन कार्ड था
घर में मौजूद वो वाला इलेक्शन कार्ड जो है वो नंबर आपको डालना है। उसके बाद वादा का नाम आता है, मदर्स नेम, माँ का नाम आपको डालना है। हर वक्त में आपको एक बात का ख्याल रखते जाना है कि जो हमारी माँ के कुछ अगर जो दस्तावेज हैं, जो कागजात हमारे पास मौजूद है, या उनका आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है और कोई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स है, तो वो वाला नाम हमारे नाम से मिलता जुलता अगर है तो वो वहाँ पर माँ का नाम देंगे, फिर उनका एपिक नंबर देंगे। तो जैसे बाप का हमने देखा उसी तरह से माँ का भी करंट वाला इलेक्शन कार्ड का नंबर देंगे। उसके बाद नीचे आता है कि स्पाउस नेम, जोड़ीदार का नाम, शादीशुदा अगर हैं तो उनके लिए वो कॉलम है, अगर जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो वाले कॉलम को खाली छोड़ देंगे। अगर मर्द अगर वो पढ़ रहा है तो अपनी बीवी का नाम डालेगा, और अगर जब बीवी को फॉर्म भरेगी तो अपने मर्द का, शौहर का नाम उसमें डालेगी। तो वहाँ नाम डालने के बाद फिर तो जो मर्द है वो अपनी बीवी का एक नंबर डालेगा और जो औरत है वो अपनी शौहर का डालेगी। इस तरह से हमने देखा टेबल नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो आसान है, करंट स्टेटस उसमें डालना है टेबल नंबर 2 में। तो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा टेबल नंबर 2। सवाल जवाब हम बाद में कर लेंगे, कोई आपके अगर प्रॉब्लम्स है तो पूछ लेना। हम आते हैं अगले टेबल की जारी। अब ये एनुमरेशन फॉर्म का सबसे अहम मरहला यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, टेबल नंबर 3। ये सबसे अहम मरहला है एनुमरेशन फॉर्म का। यहाँ वो मालूमात हमसे पूछी जा रही है जो आज से 23 साल पहले 2002 में जो SIR हुआ था, उस वक्त में जो सर्वे हुआ था, वहाँ की जो मालूमात थी हमारी, उस वक्त में जो हमारा नाम था, हमारे जो रिलेटिव का नाम था, हमारी उम्र वहाँ पे दी हुई थी और हमारा नाते संबंध जो दिया हुआ था, उस वक्त में हमारा जिला कौन सा था, उस वक्त में हमारा स्टेट कौन सा था। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो पहले कहीं दूसरे स्टेट में थे, शादी होकर यहाँ आ गए, या यहाँ की लड़कियां हैं शादी होकर किसी दूसरे स्टेट में चले गई, या कोई सर्विस के लिए, कारोबार के लिए कोई अपनी स्टेट बदल सकता है, अपना कोई मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर हमको 2002 में जो हमारी पोजीशन थी, हम 2002 में जहाँ मतदान करते थे और रहते थे, वो वाली मालूमात टेबल नंबर 3 में जो हमारा टेबल है आपको नजर आ रहा है, उसमें आपको ये मालूमात भरना है। अब ये मालूमात 2002 की यहाँ पे मौजूद, आपको पता है क्या 2002 की ऑर्गेनाइज के बारे में? तो जानते हैं 2002 की ऑर्गेनाइज किन किन लोगों ने ऑर्गेनाइज निकाल कर रखी है? 2002 की निकाले माशाल्लाह। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने वो ऑर्गेनाइज निकाली है, ज्यादा लोग ऐसे हैं यहाँ पे मौजूद जिन्होंने वो ऑर्गेनाइज नहीं निकाली है। तो ये बताता चलूँ आपको कि ये ऑर्गेनाइज में आपको नाम कैसे तलाश करना है। 2002 की ऑर्गेनाइज के लिए आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना है। क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद CEO महाराष्ट्र तलाश करना है, CEO महाराष्ट्र टाइप करना है। जब आप CEO महाराष्ट्र टाइप करेंगे तो एक नया सर्विस ओपन हो जाएगा। वहां पर जो सबसे पहले जो वेबसाइट आपको नजर आएगी, वो पहली वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद फिर एक नया पेज ओपन होगा। उस पेज के ऊपर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ नजर आएगा, और डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ नजर आएगा, वहां से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसी के नीचे एक आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नजर आएगी। उसके नीचे जैसे कि हम हमारा डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद सिलेक्ट करते हैं, तो औरंगाबाद सिलेक्ट करने के बाद हमारा जिला हो गया। उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आएगी, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंसी को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो औरंगाबाद जिले के अंदर उस वक्त में 2002 में तकरीबन 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, 7 अलग अलग, जिसपे तालुके आते हैं गंगापुर, वैजापुर वगैरह। तो उसमें हमारे औरंगाबाद की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, औरंगाबाद ईस्ट और औरंगाबाद वेस्ट। तो ऊपर हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद नीचे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी औरंगाबाद वेस्ट। तो
औरंगाबाद वेस्ट हमको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मैं समझता हूँ ज्यादातर यहाँ पर बैठे हुए औरंगाबाद वेस्ट के ही मतदार होंगे। तो ये समझकर हम ये करते हैं जो ईस्ट वाले हैं वो ईस्ट सिलेक्ट करेंगे, जो तालुके वाले हैं तालुके करेंगे। और 2002 में जो ऐसे मतदार हैं जो औरंगाबाद में नहीं थे, किसी और शहर में थे, नासिक में थे, मुंबई में थे, जालना में थे, तो वो अपना जिला सिलेक्ट करेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करेंगे। जब आपने आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट कर ली, हम अभी बात कर रहे हैं औरंगाबाद वेस्ट की, तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी औरंगाबाद वेस्ट सिलेक्ट करने के बाद वहां पर आप देखेंगे कि आपके बहुत सारी लंबी फहरिस्त आपको नजर आएगी। वो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बूथ नंबर्स। अब उस बूथ नंबर में से हमको हमारा बूथ नंबर सिलेक्ट करना है। अब औरंगाबाद वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो कुल 541 बूथ हैं और औरंगाबाद ईस्ट में 300 से ज्यादा जो है वो बूथ है। उसमें से हमारा जो बूथ है उसको ढूंढ कर निकालना है। एक बूथ में तकरीबन 1200-1500 के करीब जो है मतदार होते हैं। तो इस तरह से जब वो आपको आपका बूथ मिल जाए तो उस बूथ में से फिर आपको आगे जाकर उसको स्क्रॉल करते हुए अपना नाम तलाश करना है। ये इस तरह से मतदार यादी जो है एक बूथ की होती है। इस तरह से एक मतदार यादी रहेगी। यहाँ पर आपका जिले का नाम, कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्ट नंबर सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे आप पार्ट नंबर नजर आ रहा है 86। इस तरह से जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पेज नजर आएंगे। इसमें से एक एक नाम तलाश करते हुए आपको आपका नाम कहाँ पर मौजूद है वो आपके नाम तक जाना है। इस तरह से यहाँ फिर आपको जहाँ आपका नाम मिल जाएगा तो आपका ये इसका जो फ्रंट पेज और ये वाला जो पेज है इसको प्रिंट करके रख लेना है। जहाँ आपको 2002 की वोटर लिस्ट मिल गई उसका फ्रंट पेज और आपका जो सीरियल नंबर वाला पेज है उसको आगे पीछे से प्रिंट करके रख लेना है। और ये प्रिंट आपको वो जो आपका 2002 की इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वहाँ ये वाला कागज आपको देना है लगाकर। तो इस तरह से आपने ये किया कि अभी वहां पर देख लिया 2002 कि हमने मालूमात वहां पर देखी है। इस तरह से हमने लिस्ट निकाला। अब यहाँ पर जो नाम है, अब यहाँ पर समझने की एक खास बात है जो गौर से सब कोई सुनेंगे। हमने ऊपर टेबल नंबर 2 में हमारा दुरुस्त किया हुआ नाम, जिसमें हमारी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह सब सही हो गई, हमारे सरनेम सही हो गए, वो वाले नाम हमने टेबल नंबर 2 में भरे। लेकिन अब जब टेबल नंबर 3 भरेंगे तो वहां पर हमारे नाम में कुछ गड़बड़ियां थी, हमारे सरनेम गलत थे, स्पेलिंग मिस्टेक थी या कुछ और प्रिंट उसकी जानिब से जो है गलतियां कर दी गई थी। तो जो जैसा नाम आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ आपका, तो वो बगैर किसी दुरुस्ती किए के जैसे के वैसा नाम आपको टेबल नंबर 3 में भरना है। बगैर दुरुस्त किए के आपको टेबल नंबर 3 में 2002 की वोटर लिस्ट की इंफॉर्मेशन भरना है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई इस तरह से तो गलत हो जाएगा। तो ये जो मालूमात है ये जो है इसको मैपिंग की जाने वाली है, कंप्यूटराइज तरीके से इसकी मैपिंग की जाएगी। तो जब मैपिंग करेंगे तो आपने अगर ये वाली मालूमात अगर वहां पर गलत कर दी तो वो आपकी मैपिंग गलत हो जाएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको नोटिस आएगी। इसके लिए गलती यहाँ पर टेबल नंबर 3 में ये नहीं करना है कि ये वाला जो यहाँ पे जो आपका नाम दिया हुआ है वही नाम आपको टेबल नंबर 3 में भरना है। फिर नाम के बाद वहाँ पर आप उसके नीचे देखेंगे एपिक नंबर आपको नजर आएगा। वो एपिक नंबर ये वाली लिस्ट में जो दिया हुआ है, ऊपर जो हमने एपिक नंबर भरा वो करंट स्टेटस का हमारा 2025-26 वाला था। लेकिन अब जब 3 नंबर में भर रहे हैं तो ये आखिरी लाइन में ये देखेंगे आप यहाँ एपिक नंबर नजर आ रहे हैं। अगर वो एपिक नंबर दिया हुआ जो है वो भरेंगे और बहुत सारे खाली नजर आ रहे हैं आपको, बहुत सारे एपिक नंबर है ही नहीं। तो जो एपिक नंबर अगर नहीं है तो वो खाने को खाली छोड़ देंगे, वहाँ हमको मालूमात नहीं भरना है। उसके नीचे के कॉलम में लिखा हुआ है
कि नातेवाईक का नाम, तो ये नाम आपने जैसा कि वैसा लिख दिया, एक नंबर डाल दिया, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे नातेवाईक का नाम लगा रहेगा आपको। ये वाले नातेवाईक का जो यहाँ पर जो नाम है वही वो 3 नंबर की लाइन में, टेबल नंबर 3 के 3 नंबर वाली लाइन में आपको ये वाला नाम भरना है। उसके बाद उसके नीचे दिया हुआ है आपको 3 नंबर की लाइन के नीचे वहां पर दिया हुआ है कुछ जिला लिखा हुआ है, माफ कीजिए, उसके नीचे लिखा हुआ है नाते संबंध। नाते संबंध में ये वाला जो नाते संबंध है, यहाँ नाते लिखा हुआ है, ये वो अगर पति है तो पति, वडील है तो वडील, इस तरह से ये जो नाते संबंध में दिया हुआ है वो वहां पर आ जाएगा। उसके बाद उसके नीचे की लाइन में आपका जिला 2002 में हमारे जिले का नाम औरंगाबाद था, तो हम उसको औरंगाबाद भरेंगे। आज हमारे जिले का नाम छत्रपति शिवाजी नगर हो गया है, लेकिन 2002 में औरंगाबाद ही था, तो भरते वक्त हम उसको औरंगाबाद ही भरेंगे, क्योंकि 2002 में वो औरंगाबाद नाम था उसका। उसके नीचे स्टेट है तो वो महाराष्ट्र है, तो वो महाराष्ट्र हमारा स्टेट सबका कॉमन आएगा। तो अगर महाराष्ट्र के बाहर अगर कोई भर रहा है तो वो अपना स्टेट का नाम डालेगा। उसके बाद जो है स्टेट के नीचे आप देखेंगे कि वो मतदार संघ का नाम, मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका नाम, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है औरंगाबाद पश्चिम, औरंगाबाद वेस्ट। ज्यादातर हमारे पास यहाँ बैठे हुए जो है औरंगाबाद वेस्ट के ही होंगे। जो औरंगाबाद ईस्ट वाले हैं वो औरंगाबाद ईस्ट डालेंगे, जो गंगापुर वाले हैं गंगापुर डालेंगे, वैजापुर वाले अगर कोई है तो वैजापुर डालेंगे। जो 2002 में जहाँ जिस मतदार संघ में था, जो उनकी वोटर लिस्ट जो उनको मिली है, वो वाली वोटर लिस्ट के हिसाब से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम डालेंगे। फिर उसके बाद नीचे देखेंगे आपके कुछ आम टेबल नजर आ रहा है, उसमें 3 मालूमात भरना है। वो 3 मालूमात की आप देखेंगे कि हमारा जो मतदार संघ का क्रमांक 193 औरंगाबाद पश्चिम, ये यहाँ लिखा हुआ रहता है, ये जाति के ये कोने पर लिखा हुआ रहता है, ये कोने पे जो नंबर लिखा हुआ है वो वहां पर डालना है। फिर उसके बाद है पार्ट नंबर, ये वाले कोने पे जो देख रहे हैं आप 87 नजर आ रहा है, ये पार्ट नंबर, यहाँ पर जो है आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी डाला, और यहाँ से ये वाले कोने के ऊपर, ये कोने पे कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये वाले कोने के ऊपर जो है पार्ट नंबर। तो 2 नंबर में आपने जो पार्ट नंबर डाल दिया, जो जहाँ जिसका सीरियल नंबर रहेगा वो अपना वो वाला पेज और वो वाला सीरियल नंबर वहां पर डालेंगे। इस तरह से आपका फॉर्म भरना कंप्लीट हो जाएगा। क्या आपने आपका फोटो लगा दिया, करंट स्टेटस भर दिया, 2002 की मालूमात भर दिया आपने, ये वाली 2002 की लिस्ट जो इसकी प्रिंट निकाली थी वो इन्फॉर्मेशन फॉर्म के साथ आपने जोड़ दी। नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए नजर आएंगे। नीचे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि वहां पर आपको बताया हुआ है कि आप हिंदुस्तान के ही शहरी हैं, किसी और जगह के शहरी नहीं है, या किसी एक मतदार क्या वोटर है, किसी दूसरी जगह अपने 2 जगह दूसरे वोटर नहीं है। 2 जगह या 2 इलेक्शन कार्ड रखना कानूनन गुनाह है। इसके लिए अगर किसी के 2 इलेक्शन कार्ड है तो वो अपना एक इलेक्शन कार्ड को फॉर्म नंबर 7 भरकर डिलीट करवा दी। 2 इलेक्शन कार्ड रखना कानूनन गुनाह है, और कोई भी ऐसा काम जो हमारे कानूनन गुनाह है वो हमको नहीं करना चाहिए। तो जिसके भी 2 इलेक्शन कार्ड अगर हैं तो वो अपने अपने एक नाम को जहाँ वो मुनासिब समझते हैं, जहाँ वो रहते हैं, जैसे लड़कियां हैं, माँ बाप के घर में उनका एक नाम है, ससुराल में आके वहाँ पे भी बन गया है, तो अब वो जो ससुराल में रह रही है तो अपने माँ बाप वाले नाम को डिलीट करा दें। हमारी बेटियां जो है जो हमारे पास रहती हैं वो आगे जाकर हम ससुराल चली गई हैं तो उनका नाम ससुराल में रहने दें, यहाँ का हमारी बेटियों का नाम डिलीट करवा दें। इसी तरह से इन्यूमरेशन फॉर्म भी एक ही भरना है। गलती से भी अगर किसी ने 2 इन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया तो उसको 1 साल की कैद और जुर्माना, इस तरह से दोनों होने वाला है। तो सबसे अहम बात है कि कोई गलती से भी 2 इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरेगा। समझ गए सब अच्छे से? तो अभी हम टेबल नंबर 3 पे थे, अभी आपको वो देख रहे थे कि नीचे की जो मालूमात हम देख रहे थे उसमें यह दिया हुआ है कि भाई आप एक ही जगह के मतदार हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं,
उसके बाद वहां पर दिया हुआ है कि भाई ये सारी मालूमात का मैंने भरा हुआ है, अपने होश आवाज में भरा है, कोई गलत मालूमात नहीं है, और अगर ये गलत हुआ तो वो कानूनन मैं फिर सजा का मुस्तहक ठहराऊंगा। इस तरह से कुछ हमने कुछ अहद करके वहां पर जो 5 नंबर जो लिखा हुआ नजर आ रहा है वहां आपको आपकी दस्तखत करना है। तो जो 5 नंबर आप देख रहे हैं वहां आपको साइन करना है। ये जो देख रहे हैं आप 5 नंबर, यहाँ पर आपको आपकी साइन कर देना है। अब ये साइन करने के बाद बीएलओ देखिएगा आपके जो आधार से उसका वेरिफिकेशन करेगा और उसके नीचे 6 नंबर पे बीएलओ दस्तखत करेगा। इस तरह से दोनों फॉर्म के ऊपर बीएलओ साइन करेगा। एक फॉर्म बीएलओ लेकर जाएगा, एक फॉर्म आपको देगा। तो इस तरह से हमने इमिग्रेशन फॉर्म भरना सीखा। अभी बहुत सारी कंफ्यूजन आपके जहन में होगी। अभी हमने सिर्फ एक आदमी का इमिग्रेशन फॉर्म भरना सीखा है। तो जो आदमी भर रहा है तो हमने देखा कि इस तरह से भरा जिसका नाम इसमें मौजूद है, उससे वो फॉर्म भरा, फोटो लगाया, अपनी मालूमात 2 नंबर टेबल में घर स्टेटस भरा, 3 नंबर में 2002 की मालूमात भर दिया। अब वो 4 नंबर टेबल को हाथ नहीं लगाएगा। 4 नंबर टेबल पे बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं कि वो बोलते हैं कि हम ये भी भरेंगे, ये भी भरेंगे। तो जो मालूमात आपने जिसका नाम 2002 अगर इसमें मौजूद है वो 3 नंबर के टेबल में मालूमात रहेगा, 4 नंबर टेबल को खाली छोड़ देगा। अब उसके बाद आते हैं दूसरे के ऊपर कि जब आदमी ने भरा था तो वहां अपनी बीवी का नाम डाला था टेबल नंबर 2 में। जब बीवी भर रही है तो वहां पर वो अपने शौहर का नाम डालेगी। इस तरह से थोड़ा सा फर्क के साथ जो है वो उस आदमी की जो बीवी है वो फॉर्म भरेगी जिसका नाम होगा, इसमें बीवी का भी मौजूद है उसकी। अब उसके बाद आते हैं ये मियां बीवी दोनों हो गए जिनका नाम 2002 होटल इसमें मौजूद था। अब आते हैं ऐसे वोटर की जानिब जो हमारे बच्चे हैं जो 2002 में वोटर नहीं थे, उस वक्त वो माइनर थे, वो बाद में उनका इलेक्शन कार्ड बना है। तो अब वो क्या करेंगे, तो वो फोटो लगाएंगे, करंट स्टेटस भरेंगे। 3 नंबर का कॉलम इसलिए कि जिनका नाम 2002 के ऊपर इसमें था उन्हीं की मालूमात भरना थी। अब जब ऐसे बच्चे जिनका नाम 2002 में मौजूद नहीं था तो अब वो 3 नंबर वाले कॉलम को खाली छोड़ देंगे। अब वो 4 नंबर वाले कॉलम में अपनी माँ, बाप, दादा, दादी 4 लोगों से उनको लिंक किया जाएगा। सिर्फ 4 ही नाम इलेक्शन कमीशन ने बताए हैं जिससे उनकी लिंकिंग होने वाली है। तो ऐसे मतदार जो 2002 में वोटर नहीं थे, माइनर थे उस वक्त में, जो बाद में वोटर बने हैं, अब उनका इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरते वक्त में वो 3 नंबर के कॉलम को खाली छोड़ देंगे, 4 नंबर वाले कॉलम को भरेंगे। 4 नंबर कॉलम में वो अपने बाप की मालूमात, जैसे कि मान लीजिए ये वापस इसी लिस्ट आते हैं, यहाँ किसी के बाप का नाम मौजूद था तो वो अपने उनके बाप का नाम 4 नंबर वाले कॉलम का जो था वो वाली मालूमात पूरी भरेगा। वहाँ बाप का नाम, उसके दादा का नाम, उसका रिलेशन, उसका आईडी नंबर, सारी मालूमात अपने बाप की भरेगा। मान लीजिए बाप का नाम 2002 इसमें मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में अगर उसकी माँ का नाम मौजूद है तो फिर वो माँ से लिंक किया जाएगा। और माँ और बाप मान लीजिए दोनों का भी नाम नहीं आता है तो फिर दादा या दादी अगर इनके भी अगर नाम होते हैं तो वो फिर दादा और दादी से भी लिंक कर सकता है। तो इस तरह से जो माइनर वोटर्स हैं वो 4 नंबर कॉलम भरेंगे, फिर वो तरीका वही रहेगा कि वहाँ वो साइन करेंगे, नीचे बीएलओ साइन करेंगे, एक कॉपी अपने पास रख लेंगे, एक कॉपी बीएलओ को दे देंगे। अभी आ गए हम अपने ऐसे बच्चे जो माइनर थे और जिनका वोटर इसमें नाम नहीं था। अब इसके बाद आते हैं ऐसे वोटर की जानिब जैसे हमारी बेटियां। अब वो हमारे पास 2002 में हमारे पास रहती थी, लेकिन बाद में
वो ससुराल चली गई है शादी होकर, अब वो उसका एनुमरेशन फॉर्म उसके ससुराल में जाके भरेगी। तो जब हमारी बेटियां हमारे ससुराल चली जाएंगी तो उनको फिर अपनी मालूमात भरते वक्त में वहां पर उनके जो नाम आएगा कॉलम नंबर टेबल नंबर 2 में, वो टेबल नंबर 2 में हमारी बेटियां उसके माँ बाप का नाम भरेगी, यानी हमारा जब हमारी बेटी है तो माँ बाप का नाम भरेगी, और उसका शादी हो गई है तो उसके शौहर का नाम भरेगी। और इस तरह से टेबल नंबर 3 में खाली रहेगा जो तो वो अगर बेटी मतदार नहीं थी। टेबल नंबर 4 में हमारी बेटी मालूमात भरेगी जो ससुराल चली गई है, और वो उसका लिंक उसके बाप से या उसकी माँ से उसका लिंक किया जाएगा। ससुराल से लिंकिंग नहीं होती है। कोई लड़की अपने ससुराल में है तो वो अपने सास ससुर शौहर उससे अपने नाम को लिंक नहीं कर सकती है, उसको अपने माँ बाप से ही लिंक किया जाएगा। तो इसके लिए आपको करना यह है कि आपको उसको आपका इलेक्शन कार्ड, आपकी बीवी का इलेक्शन कार्ड वहाँ उसको लगना है, उसका नाम और इलेक्शन कार्ड टेबल नंबर 2 में भरने के लिए। तो पहली फुर्सत में जिनकी बेटियों की शादी हो गई है वो अपना इलेक्शन कार्ड, अपनी बीवी का इलेक्शन कार्ड और अपनी 2002 की वोटर लिस्ट अपनी बेटियों को भेज दे, ले जाकर दे दे, ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट फॉर्म भर सके, आसानी हो उसको। अब बेटी अपना ठीक उसी तरह से भर लेगी अपने ससुराल में और एक कॉपी अपने पास रख लेगी। इसके बाद आते हैं हमारी बहुएं। अब हमारी बहू बाहर से आई है, अब उसकी लिंक हमारे से नहीं होगी। 2002 में वो माइनर थी, अपने माँ बाप के पास थी, शादी होकर हमारे पास आई है, तो हमारी बहू के इलेक्शन फॉर्म भरने के लिए हमको उसके माँ का इलेक्शन कार्ड, उसके बाप का इलेक्शन कार्ड और उसके माँ या बाप दादा दादी का 2002 की वोटर लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से जाने के बाद आप लोग जिनकी भी बहुएं घर में मौजूद है तो ये करेंगे कि अपनी अपनी बहुओं के माँ का बाप का इलेक्शन कार्ड की फोटो मंगा लेंगे और 2002 की उनकी वोटर लिस्ट उसके माँ बाप जहाँ कहीं के भी मतदार थे वो मंगा लेंगे। इस तरह से अपनी बहुएं जो है वो उनका इनोवेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो इस तरह से हमने तीनों चारों कैटेगरीज देख ली है इनोवेशन फॉर्म भरने की। अब ये फॉर्म भरने के लिए ये है कि हर वो शख्स जो 18 साल का हो गया और जो हिंदुस्तान का शहरी है उसको इनोवेशन फॉर्म भरना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम के सिलसिले में, तिजारत के सिलसिले में या किसी वजह से शहर छोड़कर बाहर चले गए। कोई कंपनी पूना में जाके नौकरी कर रहा है, बेंगलोर में नौकरी कर रहा है, या बहुत सारे कहीं अमेरिका में है, दुबई में है, लेकिन वो हिंदुस्तान के शहरी हैं। ऐसी सूरत में ऐसे जो लोग हैं उनको भी इनोवेशन फॉर्म भरना जरूरी है। अब इसके लिए सूरत ये होगी कि वो आज मौजूद नहीं है, कहीं सऊदी में बैठे हैं, कहीं अमेरिका में बैठे हैं या किसी और शहर में बैठे हैं और यहाँ पर जो है SIR का प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसी सूरत में घर में मौजूद उस शख्स के माँ बाप या कोई बड़ा शख्स है तो उसका बेटा बेटी ये उसका इनोवेशन फॉर्म भर सकते हैं या उनको भरना है। अब वो उनका इनोवेशन फॉर्म भरेंगे, भरते वक्त में नीचे जो साइन की जगह देख रहे हैं आप 5 नंबर वाला जो लिखा हुआ 5 नंबर है, जहाँ पर खुद मतदार साइन करने वाला था, वहां पर ऐसे मतदार की माँ या बाप या बेटा या बेटी या भाई बहन जो भी मौजूद है वो वहां साइन करेगी और उसके बाद वो उसका नाता लिखेगी कि वो उसका बाप ने फॉर्म भरा है, माँ ने भरा है। इस तरह से नाते उसका बाबू में लिखेगी, जहां दस्तखत करेगी वहां बाबू डाल देगी। तो इस तरह से जो बाहर जो लोग गए हुए हैं उनका इनोवेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये भी हमने देख लिया। तो बहुत सारी चीजें कवर हो गई। कोई सवाल आपके जहन में तो पूछिए। फॉर्म किसके किसके समझ में आ गया? सब पढ़ सकते हैं?
अच्छे से करेंगे सब। एक सवाल था जी सर पूछिए। ये जो 2002 की यादी है उसमें बहुत गलत काम है जी मतलब मेरा नाम उसमें है सैयद मखदूम फारूकी जी। सैयद भी उसमें ऐड हो गया है जी 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 सर। इतनी तफावत है सब नामों की उसमें कितने नाम है और किसी को देशमुख करने में है किसी का शेख आ जा रहा है किसी के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है जी और किसी को एज है कहीं कहीं तो जो है तो जेंडर की जो है तो लेडीज का नाम है और वहाँ एम बता रहा है सही है। जेंट्स का नाम है एम बता रहा है जी सही है। डेट ऑफ बर्थ अलग है क्योंकि उसमें क्या था एज थी तो 2002 में अभी किसी तो यहाँ अभी समझो टीचर है उनको उसमें बता रहा 67 ईयर्स 2002 में जबकि वो समझे 30-35 साल हो रही है। 37 साल होना तो 67 ईयर्स बता रहा है जी तो ये जो तफावत आ गई तो उसमें क्या करेंगे तो बहुत अच्छा सवाल सर ने किया है। तो इस वक्त हम एनुमरेशन फॉर्म का जो पीरियड रहेगा वो 1 महीने के अंदर अंदर एनुमरेशन फॉर्म हमको भरकर दे देना है बीएलओ को। 1 महीने के ही पीरियड में ये चलेगा। 1 महीना एनुमरेशन फॉर्म भर देने के बाद ड्राफ्ट रोल में आपका नाम आएगा। जिन लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म भरा है उनका ड्राफ्ट रोल के अंदर नाम आएगा। जिन्होंने एनुमरेशन फॉर्म नहीं भरा है उनका ड्राफ्ट रोल से नाम निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे लोग परेशानी में आ सकते हैं। इसके लिए हर वो शख्स जिसकी उम्र फिलहाल 18 साल हो गई है, मान लीजिए उन्होंने अभी इलेक्शन कार्ड बनाया नहीं है, तो वो फौरन ऐसे कोई लड़कियां हैं या आपके घर के कोई फर्द हैं जो 18 साल के हो गए, उनका फौरी फॉर्म नंबर 6 भर के इलेक्शन कार्ड बना लीजिए। तो सबको इलेक्शन कार्ड बनाना है और एनुमरेशन फॉर्म भरना है। एनुमरेशन फॉर्म भर देने के बाद ड्राफ्ट रोल में जब नाम आ जाएगा उसके बाद कुछ दिन के बाद आपको जैसे सर ने सवाल किया कि नाम में गलतियां हैं, सरनेम कुछ और था, नाम बदल दिए, बड़े अजीब अजीब इसके अंदर तजुर्बे देखने मिलते हैं। हम जब काम कर रहे हैं, एक लड़की थी, शादी से पहले उसका नाम निदा था, शादी हो गई, ससुराल में उसका नाम कनीज रख दिया गया। अब हुआ ये कि 2002 में वोटर लिस्ट में उसका नाम मौजूद है, लेकिन उसका वो देखिए कि 2002 में वोटर लिस्ट नाम मौजूद होने के बाद भी लेकिन उसका नाम निदा है और अभी उसका नाम अभी के जो डॉक्यूमेंट्स है तो वो कनीज नाम आ गया उसका। तो इस तरह की बहुत सारी गलतियां हमारे नामों के अंदर देखने मिलेगी। कई लोग ऐसे देखते हैं कि जो पहले जो काजी लिखे हुए थे बाद में वो कुछ फारूकी चिश्ती वगैरह सरने हो गया है, ऐसे भी बहुत सारे हमको नाम देखने मिले। तो इस तरह से नामों में जो फर्क है हमारा। उसके बाद ये है कि स्पेलिंग मिस्टेक होती है, जैसे NAIL NAEEM नहीं, अब एक ही नाम है लेकिन आई से भी लिखा जाता है, डबल ई से भी, कहीं आई से लिखा गया कहीं डबल ए से लिखा गया, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन अभी कुछ दिन पहले आया कि ऐसी मामूली अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा। जी जी जी। तो इस तरह से मैडम बता रही हैं कि मोहम्मद लिखा हुआ है तो MOAD लिखा हुआ था या M लिख के पॉइंट दे दिया गया था, सैयद का SY लिख दिया गया था, शेख का SK लिख दिया गया, इस तरह से मोहम्मद का MOAD लिख दिया गया। ये सारी चीजें हमारी पहले थी, अब हमने या तो हमारा नाम पूरा कर लिया है जो भी है। तो इस तरह की जो है नामों की गलतियां रहेगी। उसके बाद जैसा कि सर ने एक मिसाल बताए, मैं अपनी खुद की मिसाल बता देता हूँ। मेरी 2002 की वोटर लिस्ट में मेरी उम्र 67 बताई थी, यानी मैं अभी 100 साल का हूँ। आपके सामने जो मौजूद हूँ मेरी उम्र 100 साल है, तो मुझे लाजमन
जो है, जो मुझे नोटिस आना है, लाजमन नोटिस आएगी मुझे, तो वो आप देखेंगे। तो ये इस तरह की एक नोटिस रहेगी, ये वो नोटिस का पेज है, इस तरह से एक नोटिस आएगी मुझे, और वहाँ क्या रहेगा कि मेरी 2019 में मेरी उम्र जो है वो 67 साल थी, जबकि मेरे आज के डॉक्यूमेंट मेरी उम्र कुछ और बता रहे थे। या यह आएगा कि पहले मेरा नाम, जैसे मैडम बता रहे हैं कि वो एमपी था, अभी है, या पहले जैसे वो लिखा था अब कहीं हो गई। इस तरह से तो ऐसे लोगों को जो है वो नोटिस आएंगे, ये फॉर्मेट में नोटिस आएगा कुछ इस तरह से। इस तरह की जो इस तरह से नोटिस आएंगे वो कुल 5 अलग अलग इसमें है। इस तरह से ये 5 तरीके के नोटिस है, इसे कहते हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। इसका नाम है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। इस तरह से 5 तरह की नोटिस है जो आएगी अलग अलग, अगर गलतियां हैं तो। जैसे तो किसी आदमी के 6 बेटे हैं, बेटा या बेटी मिलाकर तो 6 हैं, तो उनको नोटिस आएगा कि इतने बच्चे सही है या गलत है, तो उसको नोटिस आना है। फिर यह है कि किसी शख्स के उम्र में और उसके बाप की उम्र में सिर्फ 15 साल का फर्क है या 50 साल का फर्क है, तो इतना कम फर्क के 15 साल एक उनकी यानी उम्र जो है बाप की उम्र में सिर्फ 15 साल, तो इस तरह जो रहेगा उसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत नोटिस आएगी। या उसकी उम्र अभी जो थी और बाप की उम्र 50 साल का फर्क है अगर, तो भी नोटिस आएगा। दूसरे यह है कि नामों में बहुत बड़ी बड़ी जो गलतियां हैं सरनेम वगैरह की, उसको नोटिस आएगा। उसके बाद ये है कि अगर आपने मैपिंग आपके दादा दादी से कराई है, तो दादा दादी के जो मैपिंग कराए हमने, तो उसकी उम्र में कुछ 40 साल से कम का फर्क है। मैपिंग करा रहे हैं दादा से, लेकिन आपकी उम्र और दादा की उम्र में सिर्फ 40 ही साल का फर्क है। तो इस तरह से जो हमारे सही होना चाहिए, गलत डॉक्यूमेंट देने की गलती नहीं करना, गलती से भी अपने आप को सही साबित करने के लिए कोई गलत पेपर देके अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना है। जो अपने डॉक्यूमेंट है उसको कोशिश करना है, उसको बनाना है, उसके रास्ते हैं सही करने के। जो जानकार लोग हैं, मदद के लिए बैठे लोग हैं, उनसे आप जाकर मिलेंगे तो आपके कागजात को सही कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये डॉक्यूमेंट देने के बाद आपकी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से आपका नाम हट जाएगा, और फिर इस तरह से आपका फाइनल ऑर्डर इसमें नाम आ जाएगा। और जिसका फाइनल ऑर्डर इसमें नाम आ जाता है, तो चलिए उसका ये सिलसिला खत्म हुआ, SIR का एक मरहला उसका हल हो गया। और कोई सवाल वो पूछिए सर। मुझे कह रहे हैं कि आपने बताया कि अगर 1 से 2 इलेक्शन वोटर वोटर ID रहेंगे जेल होकर ठीक था, पर ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनके इल्म में नहीं है, उनके नाम 2 अलग अलग यादियों में होंगे, ऐसे तो कार्ड भी जनरेट हो गए, तो ऐसे लोगों का क्या है? 2 नाम है, 2 अलग अलग जगह पर है, तो किसी शख्स के इल्म में ही नहीं होगा कि मेरे 2 वोटर ID नवीन नाम यादी में नाम 2 बार Zebronics, always ahead. Bluetooth with mic on. हाँ बोलिए। सर आपने बताया कि अगर किसी के पास 2 वोटर ID है तो वो ये हो सकती है, यानी सबमिट हो होगा। लेकिन ऐसे बहुत से लोग मेरे इलेक्शन में कि जिनके 2 अलग अलग विभाग में या 2 शहरों में नाम है, लेकिन उनको मालूम है उस चीज़ का टीम में उनके 2 जगह नाम है, फिर कार्ड भी जनरेट हो जाते हैं सिचुएशन, तो वो लोगों का क्या होगा? और मेरा दूसरा सवाल ये था सर कि समझो किसी के दादा दादी का नाम मैपिंग में उसको बनाना है। एक सवाल लेते हैं पहले, ताकि एक सवाल का जवाब मैं अच्छे से दे दूं आपको, फिर दूसरा सवाल आप कितने भी सवाल करेंगे पूरा इत्मीनान होकर जवाब दूंगा इंशाल्लाह मैं आपको।
तो जिनके वोटर आईडी है, जनरेट हो गए, किसी दूसरे शहर में है, यहाँ पर भी है और उसको पता नहीं है या पता है, दोनों भी सूरतें हैं, तो पता नहीं भी है तो जानबूझकर तो दो इलेक्शन कार्ड रखना जो है वो कानूनन गुनाह है, तो वो नहीं रखना है। लेकिन इसलिए कि हमको इस बात का पता नहीं था कि ये कानूनन गुनाह है। अब बहुत सारे लोगों का एक ऐसा देखने आया है कि वो ग्राम पंचायत वगैरह के इलेक्शन में बड़ा अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं, तो वो देहातों में भी अपना नाम रखते हैं, शहरों में भी उनके नाम है। या कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सर्विस के मुलाजमत के ताल्लुक से किसी एक शहर में थे, तबादला हुआ, ट्रांसफर हो गया, दूसरे शहर में गए, वहाँ का वहाँ रह गया, यहाँ फॉर्म 6 भरे, नया वोटर आईडी बना लिए। ऐसी सूरत में आपको करना ये है कि ये SIR इसीलिए किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जब आप यहाँ आ गए, जहाँ आप अभी रह रहे हैं, तो वहीं का इन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे। तो जब यहाँ का इन्यूमरेशन फॉर्म आप भर रहे हैं, तो वहाँ जब ये लो आपका जब आएगा, तो जाहिर सी बात है कि आप मिसिंग कर जाएंगे, तो वो वाला जो आपका नंबर है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाएगा। वो आपको मिसिंग में डाल के वो वाले नंबर को डिलीट कर देगा, चाहे आपको पता ना हो। अगर आपको पता है तो बोलकर डिलीट करवा देना है, ना भी कराए तब भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन दो इनोवेशन फॉर्म भरने की गलती नहीं करना है। जो ये दो इनोवेशन फॉर्म भरेगा उसको 1 साल की कैद और जुर्माना दोनों होने वाला है, तो इसका खास ख्याल रखना है। दूसरा सवाल पूछिए आप, दादा दादी से मैपिंग के ताल्लुक से कोई पूछ रहे थे आप, ये पूछिए। दूसरा सवाल ये था कि मतलब दादा दादी ये सब और 1949 में उनकी डेट हो गई, इलेक्शन तो 1952 में हुई और 1949 में उनकी डेट हो गई। बाद में उनके जो बच्चे थे, जो भी उनके बच्चे थे, और वो अब इंडिया में 1942 के अंदर लिटरेसी रेट को 100% आ गया, तो वो उन्होंने अपनी जिंदगी जो है तो बड़ी बेजमी में गुजारी की, कुछ पढ़े लिखे नहीं वो। बाद में उनकी जो अगली जनरेशन है वो लोग पढ़े लिखे, उन्होंने वो सब नाम वगैरह लगाए और उन्होंने किसी भी तरह के इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। इन लोगों का कैसा होगा, ये मैपिंग कैसे सिद्ध करेंगे लोग? नहीं, दादा दादी वगैरह ले लो, इसमें तो एक बात तय है कि हर इंसान को अपनी नागरिकता सिद्ध करना ही पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं से कोई रिलेशन आपको बताना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि आपने सवाल किया कि ऐसे, हाँ तो अच्छा सवाल है आपका, उसमें से याद आया क्या ऐसे मतदार जिनका नाम 2002 की वोटर इसमें नहीं है, इसमें मौजूद नहीं है, दूसरे वाले को खुद का और माँ बाप में से किसी एक का, और तीसरा जो है उसको खुद का, माँ का और बाप का पुरावा। तो ये 3 कैटेगरी है। लेकिन इसमें जो पहली कैटेगरी है कि 1987 से पहले अगर पैदा हुए और 2002 के अगर इसमें अगर आपका नाम मौजूद है, तब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देना नहीं है। सिर्फ 2002 की वोटर लिस्ट जो आपने लगा दी है वही आपके जन्म का पुरावा, आपका नागरिक होने का सबूत किया जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये एक पॉइंट जो है आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 4 कैटेगरीज है, वो कैटेगरीज के हिसाब से सबको जन्म के पुरावे देना है। और कोई सवाल? जी, इलेक्शन कार्ड उसमें करेक्शन हुई, नाम गलत था और उसके बाद जब उन्होंने करेक्शन कराया थोड़े दिन पहले, और इस तरह से तो कार्ड हो गया तो कार्ड दो, लेकिन उसका नंबर अगर एक नंबर नहीं चेंज हुआ है, कार्ड 3-4 भी हो सकते हैं, उसका एक नंबर नहीं बदलना चाहिए। फॉर्म 8 भरने के बाद जो दुरुस्ती करते हैं, फॉर्म 8 भरा आपने दुरुस्ती के लिए, तो आपका 2 कार्ड हो गए, 3 भी हो सकते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका कार्ड डबल हुआ, आपका एपिक नंबर डबल नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपका वो कार्ड मौजूद था और आपने फॉर्म 6 भर के कोई नया कार्ड बना दिया है, तो फॉर्म 6 अगर नहीं भरते तब आपका वो चाहे 2 हो या 3 इलेक्शन कार्ड आपके मौजूद है, दुरुस्ती करने के बाद सेम नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक नंबर बदलता है तो फिर 1 नंबर डिलीट करना पड़ता है। उसकी 4 कैटेगरी अच्छे से समझ जाइए कि धर्म के पुरावे किसको देना है। सबसे पहले ऐसा मतलब जो 19
1987 से पहला पैदा हुआ, 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ और जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद है, ऐसे मतदार को अपना कोई भी जन्म का पुरावा देना नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद जितने भी मतदार हैं, अब उनको अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से जन्म के पुरावे देना है। नंबर 1 के 1987 से पहले पैदा तो हुआ, लेकिन उसकी 2002 के वोटर लिस्ट में नाम मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत में उसको जरूरी नहीं है कि उसके माँ का बाप का बताते बेटे उसकी पैदाइश, अगर उसने अपना जन्म का दाखिला 1987 से पहले का मैट्रिक का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये बताता है कि उसकी पैदाइश 1987 से पहले की, तो वो डॉक्यूमेंट अपना सिर्फ दाखिला देगा। ये हुई उसकी दूसरी कैटेगरी। जी, एसएससी पास का सर्टिफिकेट भी चलेगा या उसके अलावा फिर आगे के जो डिग्री वगैरह के सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो उसके बाद या पासपोर्ट है या बर्थ सर्टिफिकेट है और उसके बहुत सारे वो 12 का लेटर्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तीसरी कैटेगरी वो है कि वो 2 जुलाई 1987 के बाद और 1 दिसंबर 2004 से पहले अगर पैदा हुआ ऐसा कोई मतदार है तो उसको खुद का जन्म का भी पुरावा देना पड़ेगा और अपने माँ या बाप में से किसी एक का देना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी मतलब वो ये है कि वो जो है 2004 2 दिसंबर 2004 के बाद जो पैदा हुआ तो ऐसे मतदार को खुद का पुरावा, माँ का पुरावा, बाप का पुरावा, ये 4 कैटेगरी जहन में अच्छी तरह से रख लीजिए। हाँ मैडम, पूछ रहे हैं आपको एड्रेस चेंज इलेक्शन कार्ड में बहुत आसानी से हो जाता है। फॉर्म 8 बोल के आपका एड्रेस चेंज करवा दीजिए, उसके एड्रेस चेंज के ऊपर से आपको कोई नोटिस नहीं आने वाला। एड्रेस इंसान हर किराएदार है तो बार-बार घर बदलेगा, सरकारी नौकरी वाला है नाम होते रहेगा, उसका एड्रेस चेंज होते रहेगा, किसी और वजह से कोई अगर अपना घर बदलना है, घर में नया घर खरीदना है तब उसका एड्रेस बदलेगा। बहुत सारी वजह जो है यहाँ 2002 में मौजूद था वही हो गया सालाना। जी कार्ड नहीं बना सरकार में एक कार्ड बना हुआ ऐसे भी क्या करें, अब वो नए नाम से बना हुआ है, मायके के नाम से बना हुआ है। आपकी लड़की का जिक्र कर रहे हैं, मान लीजिए आप कि जो मायके में उसका इलेक्शन कार्ड बना नहीं था, अब वो शादी हो गई, ससुराल चली गई है और ससुराल में जाकर अब उसका इलेक्शन कार्ड बन गया है तो वहाँ की मतदार है। ऐसी सूरत में जैसा मैंने आपको बताया कि उसको लिंक करने के लिए अगर उसकी शादी हो भी जाती तब भी आपसे, अगर वो 2002 के बाद अगर शादी हो गई होती तो 2002 में वो आपके पास थी, अगर उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, दोनों भी सूरतों में अगर वो 2002 में आपके पास थी तो ऐसी सूरत में उसको आपके नाम से लिंक किया जाएगा, माँ बाप से ही उसकी लिंकिंग होगी। लेकिन मान लीजिए कि शादी होकर कोई लड़की चली गई है और अब वो जो है जैसे कि ज्यादा उम्र की लड़कियां हैं कि काफी दिन हो गए शादी होके, अब उनका खुद का भी नाम 2002 के वोटर लिस्ट में मौजूद है। तो अब जब खुद का नाम जिसका 2002 के वोटर लिस्ट में आ गया तो अब उनको कोई माँ बाप से लिंक करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपने ये बताया कि वो उस लड़की का इलेक्शन कार्ड या वो अपने मायके में थी उसने बनाया नहीं था, अब उसने ससुराल जाके एपी कार्ड बना ली है तो अब उसका सारा जो है करस्पॉन्डेंस जो है वो नए एपी कार्ड से ही चल रहा है तो वही चलेगा उसका। लेकिन उसमें क्या करेक्शन होगा? बिल्कुल करना है, हर इंसान को अपने माँ का बाप का नाम डालना है, हर मतदार अपने माँ का नाम डालेगा, बाप का नाम डालेगा, उसका इलेक्शन कार्ड डालेगा। कॉलम नंबर 2
उसमें आपको हर मतदार को अपने माँ बाप को डालना है, चाहे उनकी मौत हो गई है, चाहे कितने ही साल पहले उनकी डेथ भी हो गई है, तब भी उनका नाम उसमें आपको बताना ही है। और उसके बाद अगर एपिक नंबर, अच्छा सवाल मैडम कर रहे हैं कि मान लीजिए कि उनका इंतजार बहुत पहले हो गया, उनका एपिक नंबर मिल नहीं रहा है या मौजूद नहीं था, तो ऐसी सूरत में वो खाने को खाली छोड़ देंगे। लेकिन घर में देखते हैं हम कि ज्यादातर पुराने एपिक कार्ड मौजूद रहते हैं, तो जो बहुत पुराना है 1994 के जो सीरीज है MD सीरीज वाले जो है MD-33, वो सीरीज के जिनके पास इलेक्शन कार्ड मौजूद है वो वाले नंबर वहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर इलेक्शन कार्ड नहीं मिलता है तो ऐसी सूरत में वो खाने को खाली छोड़ देना है, लेकिन नाम जरूर डालना है। हर मतदार को अपने बाप का नाम, माँ का नाम, और अगर शादीशुदा है तो बीवी का नाम, बीवी अपने शौहर का नाम, वो उसमें 2 नंबर टेबल पे डालेगी। कोई सवाल? अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो एक हेल्पलाइन नंबर हमारे नाम से जारी किया गया है, सब वो हेल्पलाइन नंबर लिख लेंगे। 99, एक मिनट पहले एक नंबर लिख लीजिए पहले आप, 9960304776। ये हेल्पलाइन नंबर SIR के लिए जारी किया गया है। 9960304776। ये हेल्पलाइन नंबर पे आपको इन्वेस्टिगेशन फॉर्म भरने में या उसके अलावा अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी भी वक्त आप 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद एक यूट्यूब चैनल इसी ताल्लुक से बनाया गया है, क्लीन हेल्पलाइन उस यूट्यूब चैनल का नाम है। तो सब अपने अपने मोबाइल में वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन अगर इसका दबा देंगे आप, तो उसमें आपको SIR के ताल्लुक से जो जरूरी मालूमात है वो वक्तन फवक्तन मिलती रहेगी। और जैसे भी अपडेट आएंगे, क्लीन हेल्पलाइन CLEAN, क्लीन हेल्पलाइन, ये यूट्यूब चैनल पर आपको वक्तन फवक्तन SIR के ताल्लुक से मालूमात मिलती रहेगी। आपके कोई सवाल SIR के ताल्लुक से आप उस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी अगर आपको सवाल जो करेंगे तो उसके आपको जवाब दिए जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इत्मीनान बख्श जवाब दे सकेंगे। तो हेल्पलाइन नंबर आपने डबल कर लिया और एक जो यूट्यूब चैनल है उसको अपने अपने मोबाइल में जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर मालूमात आपको वक्तन फवक्तन जैसे भी अपडेट आती रहेगी, महाराष्ट्र के ताल्लुक से खुसूसन जैसे जैसे अपडेट आते जाएगी, जो जो बातें बताई जाएगी, तो वो उस यूट्यूब चैनल पर वक्तन फवक्तन वीडियो के जरिए से हम आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ सर, कोई सवाल कर रहे थे आप? नवीन को हाँ। और ये आया है उसमें कि बहुत से लोगों को सबमिट करने का काम है, तो हम जो लोगों ने सबमिट ही नहीं करे डॉक्यूमेंट, ये आपका निकल रहेगा। उसके बाद की प्रोसेस क्या रहेगी? ये सिटीजनशिप से जोड़ा जाएगा क्या? कैसे जोड़ा जाएगा? सिटीजनशिप देखो क्या है? ये जो भी है तो नहीं है सर। देखो अभी हमको इतने आगे नहीं जाना है। एक मसला हमारे सामने मौजूद है SIR, उसके गाइडलाइन आपको बता दिए गए। ये गाइडलाइन के तहत जितना ज्यादा हो सकता है अपने अपने फॉर्म भरें। इसमें आने वाली अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको मोबाइल नंबर दिया गया, हेल्पलाइन नंबर, उसके जरिए से रब्ता कायम करें। यूट्यूब चैनल बताया है, उसके जरिए से आपको मालूमात मिलेगी। आगे क्या होगा वो अभी आज सोचना नहीं है, उतने आगे हमको नहीं जाना है। आज एक मसला है, उसका सामना हमको करना है और बहुत अच्छे से करना है। आपको गाइडलाइन करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं।
और ना तो इसमें कोई डरना है, ना घबराना है, ना कोई रूमर फैलाना है, ना कोई अफवाह फैलाना है। सब पता है, सबके पास डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर मौजूद सारे तालीम याफ्ता ही लोग हैं, सबके पास अपने अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट मौजूद है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो उसके लिए फिर हमारे कुछ लोग और काम करने वाले आपके साथ हैं, वो जैसे हालात आएंगे, जो प्रॉब्लम्स रहेंगी उसके मुताबिक आपको गाइडलाइन करेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल पूछो। इलेक्शन कार्ड है उसमें जो एपिक नंबर था वो CVV से स्टार्ट हो रहा है, बट अभी रिसेंटली जो गए 2 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे जब हमने देखे थे तो वहाँ पर जाके नहीं ना भी आगे आते तो उसमें ADE आ गया, नंबर भी था, नंबर चेंज हो गया था। नंबर भी चेंज हो गया, पुराना नंबर चालू है, ये चेक करें आपने। वो कैसे करें, मतलब हाँ। पूरा नंबर अलग है मेरा नंबर अलग है। अच्छा सवाल है कि भाई अगर किसी को ये चेक करना है कि अपना इलेक्शन कार्ड जो है वो चालू है या बंद हो गया, तो उसको चेक करने के लिए आपको क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे जाइए। गूगल क्रोम पे जाने के बाद सर्च योर नेम बाय एपिक नंबर। क्रोम पे जाने के बाद जिस वक्त आप ये डालेंगे कि सर्च योर नेम बाय एपिक नंबर, उसको क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा। वो पेज के ऊपर आपको आपका एपिक नंबर डालना है और आपका स्टेट का नाम डालना है। बहुत आसान है बिल्कुल, अपने नाम को तलाश करना, अपने नंबर पे तलाश करना। क्रोम पे जाइए, सर्च योर नेम बाय एपिक नंबर डाल दीजिए। उसको डालने के बाद वहां पर आपको एपिक नंबर भरना है और आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। एक कैप्चर नजर आएगा नीचे, वो कैप्चर भर देना है और सर्च का बटन दबा देने के बाद आपको आपका पर्सनल स्टेटस आ जाएगा। उसका दूसरा तरीका एक मैं आपको बताता हूँ। आपका इलेक्शन कार्ड आपके पास मौजूद है, आपके इलेक्शन कार्ड में QR कोड आपको नजर आ रहा होगा, वही QR कोड वहां पे 1 नंबर टेबल पे आने वाला है। जो आपका इलेक्शन कार्ड अगर किसी के पास है यहाँ मौजूद, किसी ने इलेक्शन कार्ड लाया है साथ में, अगर किसी ने लाया है तो वो देखें कि यहाँ पर जो QR कोड है इलेक्शन कार्ड का, वो QR कोड पे जो वोटर हेल्पलाइन ऐप जो हमने देखा या ECI नेट के ऊपर जाने के बाद आप अगर नीचे सर्च करेंगे तो स्कैनर के ऊपर जाके अगर वो QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपका पर्सनल स्टेटस उसमें आ जाएगा। तो वो जो इलेक्शन कार्ड ये QR कोड है, आप किसी दूसरे का एक मोबाइल लिया और उसको आप उसको सर्च कर दीजिए, तो आप अभी फौरन आप देखेंगे तो ये QR कोड को जैसे ही आप लाइन से सर्च करेंगे तो आपका पर्सनल स्टेटस उसमें आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसान है। और कोई सवाल, अच्छे सवाल कर रहे हैं, मेरे को काम के सवाल है मालूम। पहला वाला नंबर था ना उसका नो रिप्लाई फॉर्म था, नो डेटा फॉर्म था, तो अभी जब रिसेंटली आईडी था वो सारे मतलब बता रहे हैं। हाँ, मतलब आपने सर्च करना आपको आ गया, सर्च करके थोड़ी देख लिए, आपका पुराना नाम डिलीट हो गया, तो चलिए अच्छी बात है। वो नाम अभी जो आपका करंट है वो अभी जो एपिक नंबर है ADE वाला जो है CVT सीरीज वाला नंबर आपका डिलीट हो गया और ADE वाला जो अभी आपका नंबर है वो अभी आपको नजर आ रहा है। और खाली कोई एंटी वाले खाली ऊपर लिखे हुए हैं जी कुछ लोगों के नंबर है, कुछ लोगों के है जी, तो क्या करना है? वो मालूमात टेबल नंबर 3 में भरी जानी है। 2002 की ऑर्गेनाइज की मालूमात टेबल नंबर 3 या 4 में भरी जाना है। उसमें 2 नंबर की लाइन में टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4 की लाइन नंबर 2, उसमें एपिक नंबर आपको डालना है। तो ये एपिक नंबर जो आप देख रहे हैं, कुछ लोगों के एपिक नंबर नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों के एपिक नंबर इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। जिनके एपिक नंबर नजर आ रहे हैं वो वहां पर डाल देंगे, जिनके नहीं है तो वो छोड़ देंगे उसको। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये क्यों नहीं है, तो वो
छोड़ देना है, वो कॉलम को इसी खाली छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं लिखना है। एमटी सीरीज 1994 में जो इलेक्शन कार्ड जारी किए गए थे वो सीरीज थी MT/33/193। ये वाली सीरीज के जो इलेक्शन कार्ड थे वो 1994 में जो है वो जारी किए गए थे। 1994 के बाद 1996 में नए इलेक्शन कार्ड जारी किए गए थे और उसके बाद जैसे कि वो बच्ची बता रही है तो वो पहले CBT नंबर था, फिर उसके बाद जो है वो ABE सीरीज के इलेक्शन कार्ड जारी किए गए। कोई सवाल आपके? बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, बगैर किसी हिचकिचाहट के सवाल कीजिए ताकि आप एनुमरेशन फॉर्म अच्छे से भर सके। किसी के कोई सवाल नहीं है? चलिए माशाअल्लाह। पूछो ना। एनुमरेशन फॉर्म? हाँ, एक सवाल आपने भी किया कि भाई अभी तो जारी अप्रैल से होना है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने एक तो गाइडलाइन जारी की है और एक अनऑफिशियली एक BLO को ऑर्डर दिया हुआ है कि जाके मैपिंग करिए। जिनके 2002 में नाम है वो अभी वो एक चल रहा है, तो अपने अपने BLO को बोलकर जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद है वो अपनी मैपिंग अभी करवा सकते हैं। तो वो मैपिंग अभी हो रही है, लेकिन वो अभी अनऑफिशियल है। ऑफिशियली अभी डिक्लेयर अप्रैल से इतना तो आ गया कि भाई अप्रैल से होगा, लेकिन अभी उसका जो प्रोग्राम है वो अभी पूरी तरह से जारी नहीं हो रहा है। लेकिन आप मैपिंग करवा सकते हैं अपने BLO को बोलकर। आपके मतलब आपके माँ बाप का नाम होगा 2002 में, उनकी मैपिंग अभी हो जाएगी। हाँ जहाँ फिलहाल का आपका इलेक्शन कार्ड मौजूद है और जिस मतदार यादी में 2025-26 में आपका नाम आ रहा है वहाँ आपकी मैपिंग होगी। समझ गया मैं कि भाई आप किसी दूसरे शहर में थे, अभी आपने एड्रेस चेंज करा लिया, शहर बदल गया तो आपका इलेक्शन कार्ड का अभी की मतदार यादी में नाम आ जाएगा और यहाँ की मतदार यादी में जब नाम आएगा कितने दिन हो गए एड्रेस चेंज करा के? रिसेंट में कराया तो कोई उनका वोटिंग लिस्ट में नाम आया था तो उन्होंने वोट डाले थे क्या? वहाँ आया था। तो ठीक है, तो इसको एक तरीका रहता है फॉर्म 8 भर की शिफ्टिंग कराना पड़ती है। फॉर्म 8 में एक ऑप्शन है शिफ्टिंग, तो वो शिफ्टिंग BLO को बोल के जब आप कराएंगे तो उसके बाद फिर आपका नाम यहाँ की मतदार यादी में आ जाएगा। ऐसी सूरत में जहाँ आपकी मतदार यादी में नाम है आपको वहाँ जाकर एनुमरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उससे पहले आप शिफ्टिंग करवा लीजिए तो रहता है। फॉर्म 8 भरना है, शिफ्टिंग कर लेना है। और वैसे भी आपने नया इलेक्शन कार्ड बना लिया है और यहाँ का जो बन गया है तो वो शिफ्टिंग कराए थे या नया फॉर्म सील भर के बनाए थे? शिफ्टिंग करा दिए। तो जब शिफ्टिंग करा लिया है तो फिर वो यहाँ आ जाएगा। फॉर्म 8 के जरिए शिफ्टिंग हो जाती है। जाति तो हमेशा 2002 की रहेगी ना, वो तो नहीं है कि 2002 प्लस आज का 2002 का, ये दोनों की मैपिंग सिंपल है, बहुत आसान है कि आज की यादी 2002 की यादी। कोई सवाल है तो पूछेंगे। नवीन बेटे वो क्यों नजर आ जाती है? बंद मत करो, उसको बार बार बंद हो जा रहा है। always ahead. वो माइक देना नजर हो जाता है माइक है। नहीं, वो माइक चालू नहीं है, बटन ऑन कर। Mic on. ऑन हुआ था। High pitch mode 1. हाँ हाँ बोलो। नहीं, वो गलत बोल गया है, वो बटन गलत दब गया है वो।
सही कर लीजिए। नवीन को बैठे हैं Reverberation. Carry on. Deep voice mode. हाँ बिल्कुल। हाँ बोलो बोलो कोई बात नहीं होते रहता है कहीं भी पार्टी बोलो। सर ये इंफॉर्मेशन इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। नहीं चल रही है कई बार यही होना चाहिए जरा थोड़ा सा इंग्लिश में बात करें। इस फॉर्म को मराठी में ही भरना है। हाँ इंग्लिश में भी भरना है उसकी गाइडलाइन आ जाएगी लेकिन यानी हमको तो यानी वारिफ हुआ नहीं है कि हर स्टेट का जैसे हमने देखा गुजरात में गुजराती में भरा गया बंगाल में बंगाली जबान में भरा गया हिंदी में स्टेट जो हुआ हिंदी में भरा गया तो हमारे महाराष्ट्र में वो एनोवेशन फॉर्म मराठी में रहेगा तो हमको वो एनोवेशन फॉर्म मराठी में ही भरना है मराठी मतलब हिंदी मराठी का देता है कोई उसमें कोई ऐसे खास तो है नहीं लेकिन मालूमात जो है वो मराठी में भरी जाएगी और उसके जो नाम है जैसे डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड का नंबर है और जो दूसरे है तो वो इंग्लिश में भर सकते हैं वो इंग्लिश में ही भरना है वो नंबरिंग जो है वो सब इंग्लिश में भरेंगे आधार कार्ड का नंबर डेट ऑफ बर्थ वगैरह इंग्लिश में भरेंगे और बाकी जो अपना नाम आपका नाम वगैरह वो सब मराठी में भरेंगे। नवीन सवाल पूछो मैडम तो क्या हो हाँ जी मैडम पूछो। इसके बारे में आपके वाले उनके बगैर आपके वालदा का तो उनके किसी तरीके नहीं कर पाएगा जो शख्स देखो एक गौर से सुनो जरा जिनका नाम 2002 की वेतन इसमें मौजूद है कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है अच्छे से समझ करिए कि जिनका नाम 2002 की वेतन इसमें मौजूद है उसको किसी से लिंक करने की जरूरत नहीं है उसको खुद अपनी मालूमात टेबल नंबर 3 में भरना है टेबल नंबर 4 छोड़ देना है खत्म खुद जो मौजूद है तो उसको कोई मालूमात उसको दूसरे की माँ बाप से लिंक करने की जरूरत ही नहीं है वो खुद अपना सेल्फ प्रोग्रामिंग कहलाता है वो सेल्फ मैपिंग कहते हैं उसको टेबल नंबर 3 में जो है वो सेल्फ मैपिंग कहलाएगी टेबल नंबर 4 में है वो प्रोग्रामिंग मैपिंग कहलाएगी तो अच्छे से समझ रहिए जिनके माँ बाप का नाम या बेटे का नाम 2002 में मौजूद है वो कहीं भूल वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। सबके सवाल खत्म हो गए हैं तो हाँ पूछिए सर 2002 की जो लिस्ट है तो वो वाला फोटो इसके अंदर प्री प्रिंटेड थे क्योंकि अभी वाले जो इलेक्शन कार्ड है उसमें हमारा जो फोटो है वो चेंज आ गया 2002 का जो फोटो वो रहेगा कि अभी वाला तो आएगा क्योंकि अभी वाला जो इलेक्शन कार्ड है उसके अंदर फोटो लगे देखो अभी का जो आपका इलेक्शन कार्ड है ना आप जो निकल कर रहे हैं निकल कर रहे हैं सुन लीजिए आप टेबल नंबर 1 पर निकल कर रहे हैं वहाँ पर आपका जो अभी 25-26 का जो इलेक्शन कार्ड आपका जो मौजूद है वही वाली फोटो आपको आपके इनोवेशन फॉर्म में छपकर मिलेगी प्री प्रिंटेड आपको अभी का आपका नया फोटो यहाँ पर लगाना है बहुत आसान है फोटो आपको ऑलरेडी छपा हुआ रहेगा पुराना लगाना नया फोटो है जो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए 3.5 बाय 4.5 की साइज होना चाहिए कान खुले होना चाहिए चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए बहुत सिंपल है टेबल नंबर 1 में सिर्फ एक फोटो है बस समझ आ गई उसमें कोई कंफ्यूजन आपको लाइन में करना चाहिए चलिए थैंक यू वेरी मच अगर कोई सवाल है तो आपको मोबाइल नंबर दिया हुआ है और यूट्यूब चैनल है उसके जरिए से मोबाइल पे फोन करके मैसेज के जरिए आप पूछ सकते हैं अल्लाह हाफ़िज़।
सवाल थे वो भी सर से पूछ लिया, मुझे लगता है इसके अलावा भी और कोई क्वेरी अगर आपके दिमाग में होगी तो आप सर ने जो नंबर और यूट्यूब के चैनल वगैरह बताया वहाँ से ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। मैं अब प्रिंसिपल सर डॉक्टर मधु भार्गव सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और प्रेसिडेंशियल एड्रेस है प्रिंसिपल सर। Thank you very much. High pitch सर आज इस अवेयरनेस प्रोग्राम डिपार्टमेंट और पॉलिटिकल साइंस की तरफ से रखा गया है वो आप लोगों की सहूलत के लिए रखा गया था। इसमें डरने और घबराने की बात नहीं है, इसमें आपका रिकॉर्ड स्ट्रेट करने की बात है। हमको अगर 1 महीने का टाइम मिला तो हम पहले 27 दिन डरते और बाद में 3 दिन में इतने कंफ्यूज रहते कि फिर वो डेट चली जाती है और हम बोलते कि वो जो हम डर रहे थे ना 27 दिन वो बराबर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वो था कि उनके जो सहाबी इकराम थे उनकी सुन्नत क्या है, सहाबा की सुन्नत क्या है, जब कभी भी कोई भी आफत या परेशानी या जंग या हालात की बात जब आप वसल्लम अपने सहाबियों को बताते थे तो वो सहाबी अजमईन रज़ी अल्लाह ताला अनहुम क्या बोलते थे कि है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बचने का तरीका क्या है और हमको क्या करना चाहिए। तो ये नहीं बोलते थे कि ये आफत क्यों आ रही, कब आएंगी, कैसी रहेंगी। वो आपका रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए आपको बोल रहे कि भाई इतने डॉक्यूमेंट्स आप दे दो तो आप दे दो। मैं आज इस मौके पर सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र, उसके बाद में जो है तो नईम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने जो है अच्छे तरीके से, और ये ऐसा शख्स है जो पूरे इंडिया में, पूरे मराठवाड़ा में हर जगह जाके जो है बेचारे ये अपने एफर्ट्स लगाकर सिर्फ लोगों को तो रिटायरमेंट के बाद भी इंसान कितना फायदेमंद हो सकता है ये एक मिसाल है। जो बड़े बड़े लोग रिटायर हो गए, हमारे एक रिश्तेदार बहुत बड़ी पोस्ट पे से रिटायर हो गए तो उनको फोन करे तो उनको समझाना पड़ रहा है कि भाई ये सर जो है ये कौन सी स्कीम है, वो सर नहीं हो SIR है वो, तो वो बड़े अधिकारी थे तो गाफिल है गाफिल। तो आप सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये बोला कि प्रूफ ऑफ नेशनलिटी, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द सिटीजन। यानी आप कहीं भी जाके ये कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मैं तो है क्या, अगर पेपर नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा तो हमने जाना था, ये आप उनको नहीं पूछ सकते हो। जजमेंट हो गया है, मैं बराबर बोल रहा ना, उन्होंने ये बोले कि भाई हर आदमी का सिटीजनशिप प्रूफ करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की नहीं। तो इसका सीरियस व्यू ये भी है, इसका सीरियस व्यू ये भी है। तो आप इसको इजी मत लीजिए मगर डरिए भी मत। मेरे बोलने का मतलब ये है कि डरो मत, अपने जो टाइम है उसमें अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट करो। ऐसे नेक लोग दुनिया में मौजूद है, नहीं भाई जैसे, तो ये लोग आके जो है आपकी मदद करना चाह रहे। हम हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में भी जो है, तो नहीं भाई से मैंने बात किया, एक ऐसा सेंटर कायम करेंगे कि एक बच्चे को कंप्यूटर के साथ वहाँ बिठा देंगे, जिसको भी पूरे सिटी में कोई डिफिकल्टी रही उन्होंने आना और यहाँ पर अपने कॉलेज में आके जो है तो इसको जो है क्लेरिफिकेशन करके जाना। आपसे बात बहुत मेहनती बेरूद है, जैसे फैयाज भाई है, जाहिद है, ये लोग सब बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, इनकी भी मदद लो। एक लिस्ट अभी मैं एक्टिविटीज पे डाल दूंगा, पूरे उसमें जो है कितने BLOs हैं,
उनके नाम है, उनके नंबर है। बीएलओ इसमें सबसे अहम कड़ी है, सबसे अहम कड़ी है। दूसरा मैं जो है तो बहुत यहाँ मेंशन करना जरूरी समझता हूँ कि ममता बनर्जी को वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल, क्योंकि 3 बार उसने सुप्रीम कोर्ट में गई और जाने के बाद ये सारे चेंजेस हुए कि आपको जो है तो कंप्लेंट फिर जुडिशियल अथॉरिटीज देखेंगे, ब्यूरोक्रेट नहीं देखेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट बोले तो फिर वो आने ही नहीं देते आपको अपने नजदीक। तो उसकी वजह से जो है तो ये अल्लाह ने कर दिया। दूसरा ये जो चिपकाना है, मोबाइल नंबर है, ये सब कोड जो माइंड होते जा रहा है, the credit goes to only one person, that is ममता बनर्जी, जिन्हें घड़ी घड़ी जाके जो है तो कोर्ट में खुद प्लीड कर रही है वो। we should appreciate her efforts। तो ये देखो एक लेडी भी वो एक लेडी है, लेडी चीफ मिनिस्टर है, और पुराना रिकॉर्ड अगर उसका निकाले तो मैं समझता अपने कॉलेज की चलना है कि क्या है, क्या तो ये बहुत, क्योंकि इतना डेयरिंग का इतना अच्छा काम तो अपने बच्चे ही कर सकते हैं, इसलिए जो है तो ये और भी हम इस तरीके के प्रोग्राम्स लेते रहेंगे। एक प्रोग्राम विद्या मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ईद के बाद जो है हम पूरे अपने बच्चे जो है उनके खाली वुमेन, उनकी मम्मी खाला चची जितने हैं वो आना चाहिए। उनका एक बड़ा मेला रखेंगे इधर ग्राउंड में इंशाल्लाह। और फिर वो पूरा, तीसरी बात आपको जो है हम जिराक्स या फोटो ये फॉर्म की अपने डिपार्टमेंट में अवेलेबल रहेगी, आपने आके लेके जाना। मैंने नॉन टीचिंग स्टाफ को भी दिया, तकरीबन टीचर्स को भी मिल गया होगा वो, है ना, वो फॉर्म दिए थे ना फिर रिजवान के पास है, तो उसके जिराक्स निकाल के अपने पूरे स्टाफ को बांट दीजिए और अपने बच्चों को भी जो है तो एक नमूना वहां लगा दो और वो उसकी फोटो लेने का, प्रिंट लेने का और वो फॉर्म प्रैक्टिस के लिए घर पे भरने का। चौथी बात, हर बच्ची जो है वो विद्या मैडम के पास वो नाम लिखाना और उनका मोबाइल नंबर लिखा के उन्होंने बोलना कि मेरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। हर बच्ची एम्बेसडर है उसके खुद की फैमिली के लिए। जूनियर में वो बच्चियां जो है वो सीमा मैडम के पास लिखाइए, सीनियर के सारे बच्चियां सीनियर और पीजी के विद्या मैडम के पास, कि हम जो है मैडम सेलेक्ट करेंगे कि कोऑर्डिनेटर वगैरह किसको बनाना है, जो बच्ची अच्छा काम कर रही उसके थ्रू एक लिंक, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना जिसमें पूरा डालिए अपने स्टाफ को SIR वगैरह के सारे मालूमात रहने के लिए, वो भी एक करिए। और हर बच्ची को अपने स्पेशल बैच देंगे, एम्बेसडर फॉर SIR, तो वो बच्ची बैच लगेंगी और अपने पूरी खानदान में घूमेंगी, तो वो बच्ची को ये क्रेडिट जाएगा कि ये बहुत होशियार है और ये पूरे अपनी फैमिली का करके देंगे। तो हर खानदान वाले का फोन आपको आना चाहिए कि बेटे इसमें ये क्या करने का, उसमें ये क्या करने का। अभी मतलब बहुत ज्यादा है। और ये खाली वो काम नहीं कर रहे, उनकी मिसेज जो रिजवाना मैडम है वो भी काम कर रहे। तो मैं चाहूंगा कि आप मैडम को भी जो है मैडम से अटैच करवा दीजिए, तो एज ए मैन जो है तो अपन प्रोग्राम लेते रहेंगे, तो खवातीन के लिए भी जो है तो बहुत अच्छा मौका है। और इसमें जो है जो सो गया वो खो गया वाली बात, और जो डर गया वो मर गया। ये 2 डायलॉग हमेशा याद रखना कि जो सो गया वो खो गया, गफलत में इसमें, और जो जबरदस्ती के डर गया इससे तो उन्हें तो आने में मर गया। तो ये 2 फार्मूले जहन में रखो, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, इसको पॉजिटिव लो कि ये बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको फ्यूचर में
2029, 2036 जितने लिस्ट यादी बनेगी, तो छोटे बच्चे जब वोटर बनेंगे 18 साल के बाद, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी सिटीजन्स ऑफ इंडिया रहेंगे। तो इसमें जो है ये बहुत जरूरी है। तो वो आगे की जनरेशन हमेशा दुआ देंगी कि देखो हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, नाना नानी, इन्होंने इतना मजबूत काम करे एसआईआर में कि आज हम सिटीजन्स है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसको अच्छे से सीरियस लीजिए, गाइड कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि अपने कॉलेज के बच्चे जो है, टीचर जो है, तो बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए। इसी से अल्लाह से दुआ है कि हम सब कुछ कहने सुनने से ज्यादा समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं नईम साहब का, प्रोफेसर रिजा मैडम का, सीमा मैडम का, बैठनगर सर का और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से खैर का तलबदार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. First of all, thanks to Allah. I express my deepest gratitude to our mentor, Dr. Rafiq Zakaria, and Padma Shri Madam Fatima Rafiq Zakaria for providing us such a beautiful campus. I am glad to thank today's eminent guest, retired agriculture officer, Janab Muhammad Naeem Sahab, for sharing with us such an important information and guiding us about SIR. I take the opportunity to thank our beloved principal, Dr. Mahmood Farooq sir, for always guiding us to conduct various programs. Now, thanks goes to Vice Principal, Professor Vidya Pradhan ma'am, for her tireless efforts and support. I also thank Vice Principal, Junior College, Mrs. Seema Nusrat ma'am, for blessing the occasion. I express my thanks towards HOD and IPLC Coordinator, Professor Kanna Pankar sir, all the teaching and non-teaching staff, and the students. Thank you one and all. With the permission of the chair, I declare the program is over. पिच का प्रॉब्लम, पिच उसकी वो बढ़ गई थी, पिच बढ़ गई थी। वो उन्होंने वॉल्यूम कम ज़्यादा समझ के उसकी पिच चेंज कर दी।